फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऐसी 3 चीजें बनाई थी। अब हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज सीखने वाले हैं, जो आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी काम लगेगा। दिस विल आल्सो बी हेल्पफुल। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में एक अकाउंट ज्यादा बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, जैसे हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, उसके बाद उसका प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं और पीएनएल का ट्रांसफर बैलेंस शीट में होता है। इन अ सिमिलर मैनर हम पहले मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद इसका जो आउटकम आएगा वो ट्रेडिंग, देन इट विल बी गोइंग टू पीएनएल एंड बैलेंस शीट। यहाँ से प्रोसेस सेम है। आपको जो सीखना है वो ये वाला प्रोसेस है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें करना क्या होता है। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें हम लोग सेल परचेज करते हैं। ओके, वी परचेज द गुड्स एंड वी सेल द गुड्स। हम उसमें गुड्स का जो यूसेज है या कैरेक्टर है, ओके, उसको अल्टर नहीं करते, इट रिमेन्स द सेम। हम जो गुड्स खरीदते हैं वही हम लोग उसको बेच देते हैं। देयर इज नो चेंज इन द यूसेज, ओके, शेप, कलर, आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स। बट जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सो व्हाट डू वी डू नॉर्मली, हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वी परचेज रॉ मटेरियल, वी प्रोसेस द रॉ मटेरियल and that raw material is converted into finished goods. ऐसा होता है प्रोसेस। ओके, हम जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में डील करते हैं तो हम सीधा यहाँ पे डील करते हैं, वो हमारे लिए फिनिश गुड्स है। ओके, हम लोग उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, दैट्स इट। उसको फिनिश गुड्स ना बोल के भी हम ऐसा बोल सकते हैं, दे आर ट्रेडेड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड या मर्चेंडाइज, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। इट कैन इवन बी कॉल्ड मर्चेंडाइज, जहां पे हम गुड्स का किसी भी तरह से चेंज नहीं करते हैं, इट इज सोल्ड एज इट इज। बट इन द केस वेयर अ बिजनेस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, वी हैव टू acquire raw material, we have to process the same, and then it is converted into finished goods. Okay, so when we talk about manufacturing account or manufacturing concern, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ढूंढना है। कोई भी गुड्स जो हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, सो वी नीड टू फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट। सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, कॉस्ट में क्या इंक्लूडेड होता है, दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। जस्ट अ मिनट। ओके, सो इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हम कभी भी कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? व्हाट इज इंक्लूडेड? प्लीज, you see The cost of raw materials used. Okay. So we'll say there are a material or number of materials used in the manufacture of goods. उसके अलावा सिर्फ मटेरियल से काम चलेगा? Okay, we employ some labor on it. किसी भी चीज का शेप, कलर चेंज करना है तो उसमें ह्यूमन एफर्ट्स का रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, चलो ये भी हो गया। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हो
4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, Yes. तो उसमें अभी Yes. लगेगा, चलो बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Land, labor, लेबर हो गया, land, कैपिटल से लैंड, ओके, Land. वी कैन से प्लेस, ओके, Place. Rent or something. होगा एक्सपेंस मटेरियल का, दूसरा एक्सपेंस होगा लेबर का, और तीसरा अदर एक्सपेंसेस, है ना। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर एक आप सिर्फ इमेजिनेशन करो कि आप एक फैक्ट्री देख रहे हो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, तो उसमें रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए जगह है, उसका कंट्रोल करने के लिए हमने पर्सन एम्प्लॉय किया हुआ है, वो बहुत सारे लेबर्स यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, ओके। जो फैक्ट्री है वहाँ पे कई सारी मशीन्स हैं, ओके, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है, द फैक्ट्री में बी एक्वायर्ड ऑन अ रेंटल बेसिस, ओके। जो प्रोडक्ट बन के रेडी होता है, ओके, उसको बेचने के लिए हमने सेल्समैन रखा हुआ है, हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, ओके। हमारे पास ऑफिस है, तो ऑफिस में हमने एसी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ये सब फैसिलिटी लगाए हुआ है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ओके। इतने सारे लोग, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे फंक्शंस, तो एक्सपेंसेस भी इसके अकॉर्डिंग होगा, यस और नो, है ना। अगर एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंसर्न है, छोटा सा शॉप लेके बैठे हो तो भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो देयर आर बाउंड टू बी नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, बट प्राइमा फेसी we will classify all these expenses or cost into 3 elements, okay। ये टॉपिक आपको नेक्स्ट टाइम जब आप सीए इंटर में आओगे तब भी काम लगेगा, सो प्लीज, है ना। और ये आपके एक सब्जेक्ट का पूरा बेस है, यू विल बी स्टडीइंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उस सब्जेक्ट का ये बेस है, okay। so we divide the cost अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स, किसी भी एक प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे ने उसको हमने डिवाइड किया, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ओके। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओके। इन अ सिमिलर मैनर लेबर में भी ऐसा होगा, और एक्सपेंसेस में भी ऐसा होगा। नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। हमें डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग पता है ना, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट, yes, sir. the cost which can be easily and economically attached with a product, जिस किसी चीज को हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ आसानी से अटैच कर सकते हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। उसको मैं क्या कहूंगा, डायरेक्ट कॉस्ट। से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बाइसिकल मैन्युफैक्चर करना है, आई वांट टू मैन्युफैक्चर बाइसिकल, कैन आई नो द अमाउंट ऑफ स्टील यूज्ड इन द सेम, यस और नो। उसमें कितना केजी स्टील यूज हुआ, क्या मैं पता कर सकता हूँ, हाँ या ना? Yes. ओके, टेकिंग अनदर एग्जांपल, हमारे घर में फैन होता है, सीलिंग फैन, उसमें जो ब्लेड्स होती हैं वो मेटल का है, फॉर एग्जांपल। वो फाइबर का भी आता है, मेटल का भी आता है, फॉर एग्जांपल इट इज ऑफ मेटल, किसी भी एक मेटल का बना हुआ है। तो क्या वो जो ब्लेड्स होती है ना, ओके, फैन की, उसमें होने वाले मटेरियल के बारे में हमको जानकारी मिलेगी कि कितना मटेरियल यूज हुआ, पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर मैन्युफैक्चरर पता कर सकते हैं, वैसा कुछ है? हाँ, मतलब कैन एज अ मैन्युफैक्चरर वी कम टू नो और नॉट? Yes. Yes. As a चलिए, manufacturer. तो मुझे ये पता है कि एक फैन बनाने में कितना स्टील यूज होता है, ओके, दिस वुड बी माय डायरेक्ट कॉस्ट। अगर मुझे पता है कि एक फैन बनाने में 3 kg ऑफ स्टील यूज होता है और पर kg स्टील का कॉस्ट 50 रुपीज है, सो आई वुड स्ट्रेट अवे कम टू नो दैट
माय कॉस्ट ऑफ फैन एज रिगार्ड्स मटेरियल, मेरा जो डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है वो 150 रुपीज का है। ओके, चलो एक और एग्जांपल, कैन आई नो द अमाउंट ऑफ पेंट दैट इज यूज्ड? उसको पेंट करने में कितना मटेरियल गया वो पता। Yes. इट इज ऑल्सो, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, Yes. बट एट द सेम टाइम वो फैन जिस मशीन पे बन रहा है, जिस किसी मशीन पे वो फैन बन रहा है, ओके, वो मशीन को चलाने के लिए हमको लुब्रिकेंट्स चाहिए होते हैं, yes or no? Oil Yes. things. Can I know what is the amount of oil used in a machinery or oil used in that fan? एक फैन में कितना ऑयल गया? No. That is not possible. तो वो भी मटेरियल तो है मेरे लिए, that is also material for me, but that would be an indirect material. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. चलो, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं एक्चुअली बॉटम लेवल, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम स्पेंड किया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑफिस में बैठा हुआ अकाउंटेंट, उसका प्रोडक्शन में सीधा गोल कितना है, कैन वी नो, कम टू नो, पता कर सकते हैं No. हम? No. बेस्ड ऑन फैन प्रोडक्शन हम लोग उसको अकाउंटेंट को सैलरी देते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। नेसेसिटी तो उसका भी है, अकाउंटेंट चाहिए, स्टोर कीपर चाहिए, सेल्समैन चाहिए, है ना, इन सब लोगों की जरूरत तो है, इनके बिना बिजनेस होने वाला नहीं है, और दे आर ऑल नेसेसरी, बट उनका प्रोडक्शन के साथ सीधा रिलेशन एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं है, so there would be indirect cost. In a similar manner, प्रोडक्ट को परचेज करने में जो एक्सपेंस गया, डायरेक्ट लेबर, सॉरी, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ओके, बट देयर आर मेनी अदर एक्सपेंसेस लाइक रेंट ऑफ द फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल, द टैक्सेस बीइंग पेड एनुअली, इसको हम प्रोडक्शन के साथ सीधा रिलेट नहीं कर सकते, so these are my indirect expenses, okay, the one which can be associated with the production in a straight manner, easy and economic manner, कौन सा वर्ड याद रखेंगे, easy and economic manner, then it is considered as a direct cost, and if it cannot be attached with the product straight away, then it would be considered as an indirect cost, okay. After these things मैं इसको अभी okay. So now I'm going to teach you a statement based on that this bifurcation. मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाने वाला हूँ, जैसे ही आपको वो स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी समझ में आ जाएगा, ओके। सो इफ आई कंबाइन ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, अगर मैं इन तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को कंबाइन करता हूं, ओके, कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला मटेरियल है, तो मटेरियल के केस में हम हमेशा ऐसा लिखेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या लिखेंगे, कितना खरीदा उससे मतलब नहीं है, कितना कंज्यूम किया प्रोडक्शन में उससे मतलब, ओके। नंबर 2 ये हो गया मटेरियल, फिर होगा डायरेक्ट लेबर, जिसको डायरेक्ट वेजेस भी कहा जाता है, या प्रोडक्टिव वेजेस भी कहा जाता है, या फैक्ट्री वेजेस भी कहा जाता है, नंबर ऑफ डिफरेंट नेम्स कैन बी यूज्ड। और तीसरा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर मैं इन तीनों चीजों को कंबाइन करता हूं देन आई विल गेट प्राइम कॉस्ट, क्या मिलेगा, when I make a total of these 3 things then it will give me the prime cost। तो मेरा स्टेटमेंट का
सबसे पहला आउटकम ये है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो। नाउ combine these three indirect cost: indirect material, indirect labor and indirect expenses. Okay, agar see I'm a little bit weak at drawing, so please bear with me. आपको जिस हिसाब से इसको मेंशन करना है, you can do it. Okay. This will be considered as overheads. Indirect material, indirect labor और indirect expenses को हम एक common नाम देंगे overheads. Okay, which will be further classified into three things. Okay, एक होगा production overheads, जिसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं. एनी नेम कैन बी यूज्ड. ये सब और है. ओके, दूसरा ओवरहेड होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जिसको ऑफिस ओवरहेड्स भी कहा जाता है. और तीसरा ओवरहेड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. आर वी अवेयर विथ सर्टेन वर्ड्स अमंग दिस थिंग्स? क्या हमको इसमें से कुछ वर्ड पता है ऑलरेडी? Yes. हमने सीखा हुआ है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्लासिफाई करते थे ना. Yes. नाउ प्लीज बी केयरफुल. ये मेरा सबसे पहला चीज था, प्राइम कॉस्ट. अभी मेरा काम बहुत सिंपल है. मुझे 1 by 1 इन चीजों को ऐड करना है. 1, 2 and 3 and my statement would be over. Okay, but it would be added 1 by 1. चलो, एक और चीज कि जब भी मैं इन्वेंट्री की बात करता हूँ, whenever I talk about inventory, there are 3 major types of inventory: raw material, WIP, finished goods. Okay, there are 3 major types of inventories, that is raw material, WIP and finished goods. तो मैंने कौन सी चीज का इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया है? आई हैव ऑलरेडी गिवन द इफेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. तो इधर कंज्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करते थे ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. एक्सपेंसेस तो हमने अलग से इधर लिख ही दी है. So opening stock of raw material plus purchase minus closing. I have given effect of both opening stock as well as closing stock. अब बारी होगी work in process की. Now we'll be talking about work in process. Okay? तो work in process कहाँ पे होगा? फैक्ट्री, एडमिन या सेलिंग में? फैक्ट्री ऑब्वियस है. तो मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ कनेक्शन है WIP का. ओके, फैक्ट्री में गुड्स बनेगा तो वो फिनिश्ड गुड्स बनेगा. यस और नो? इट विल बी अ फिनिश्ड आउटपुट. तो यहाँ पे हम डील करेंगे फिनिश्ड गुड्स के साथ, जो हमने एक्चुअल में बनाया. ओके, और उसके बाद हम डील करेंगे वो गुड्स जो हमने एक्चुअल में सेल किया है. प्रोसेस समझ में आ रहा है सबको? हमने रॉ मटेरियल खरीदा,
उसको प्रोडक्शन में डाला, मतलब ओपनिंग स्टॉक था, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो मेरे पास 10 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, 100 रुपए का मैंने खरीदा, 20 रुपए का अभी भी बचा है, सो आई कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल ऑफ 90 रुपीज। मैंने कितने रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया? 90 रुपीज का। ओके, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? प्रोसेस में, और प्रोसेस में से क्या बनेगा? फिनिश गुड्स। देन दिस फिनिश गुड्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं जितना बना उतना बिक जाएगा। ओके, तो फिनिश गुड्स जो भी है उसका वापस सेल, तो दैट वुड बी डील्ड विद एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। हमें जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है वो यहां तक सीमित है। ओके, सबको प्राइम कॉस्ट समझ में आया? आई एम आस्किंग टाइम एंड अगेन। प्रॉब्लम है किसी को? Next thing is, in the prime cost, we will be adding the production overheads. क्या करेंगे हम लोग? मेरा सबसे पहला पार्ट था प्राइम कॉस्ट, इसमें मैं ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। आई विल बी एडिंग द फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, सो इट विल गिव मी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, मैंने एक और चीज आपको बताया था दैट एट दिस लेवल वी विल बी डीलिंग विद WIP। हम लोग WIP के साथ डील करेंगे। तो जैसे हमने रॉ मटेरियल में किया था, द वे वी डिड इन द रॉ मटेरियल, कि ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया था, इन अ सिमिलर मैनर किसी एक पीरियड का जो प्रोडक्शन है, मतलब हम क्वार्टरली प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो क्वार्टर स्टार्ट हुआ तब भी ओपनिंग में कुछ WIP होगा लास्ट क्वार्टर का, और जब ये क्वार्टर एंड होगा तब भी हमारे पास कुछ WIP बचेगा। ओके, तो व्हाट वी विल बी डूइंग? ऐड ओपनिंग WIP माइनस closing WIP. So this will be my net factory cost. Okay, one thing that we need to understand is, with closing WIP my cost increases or decreases? क्लोजिंग WIP की वजह से मेरा कॉस्ट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। कर सकते हो, डरने की क्या जरूरत है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे लिखते थे तो आपका प्रॉफिट बढ़ता था या बढ़ता था? प्रॉफिट बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगा? Cost कम। of what obvious. Okay, so with this my cost decreases. Okay, तो ऐसा रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक के साथ भी होगा, बट इधर हम सीधा कंज्यूम लिखते हैं, मतलब एक इफेक्ट दे दिया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओके, तो मेरा एसेट खर्चा कितना हुआ? 10 + 100। मेरे पास 110 रुपए का रॉ मटेरियल था, पर अभी भी मैंने 20 रुपए का यूज नहीं किया है, so my actual raw material cost is 90 rupees. Okay, तो जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो ये सारी चीजें, all these things, that is the prime cost में जो raw material consumed है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है और ओपनिंग WIP, ये सब कुछ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे और क्लोजिंग WIP will be on the credit side. अब समझ में आया मैंने क्यों पूछा था आपको? Getting the point? तो yes, आपका गुड्स बन के रेडी हो जाएगा,
ये जो भी नेट फैक्ट्री कॉस्ट बना ना, वो किसका बनेगा? जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, मतलब अभी ये फिनिश गुड्स हो गया कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में से निकले तो फिनिश गुड्स हो ही जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, यहाँ पे मैंने रॉ मटेरियल का कॉस्ट लिखा, डायरेक्ट लेबर लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा, तो वो बनेगा प्राइम कॉस्ट। इसमें मैंने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, ओके, तो बनेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड किया और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ओके, तो टोटल ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। मैंने जितना भी गुड्स बनाया है उसका ये कॉस्ट होगा। ओके, एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग डेबिट, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट है, तो इसका टोटल कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि हम यही गुड्स बेचने वाले हैं ना। यस और नो? यस सर। पहले हम सीधा खरीद के बेचते थे, अभी बना के बेच रहे हैं, तो कहीं से तो बन के आएगा ना, वो किधर से बन के आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, एक स्टॉक बाकी रहता है, दैट इज फिनिश गुड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो गुड्स आया वहां से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्रेडिट साइड। सिंपल। और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। अभी तो आगे का प्रोसेस आसान है ना, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। क्लियर? ऐसे ही करते ना, ओपनिंग यस सर। प्लस जो ट्रांसफर होके आया वो ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसको सेल्स के सामने हम लोग रखेंगे तो आइदर विल फाइंड जीपी और जीएल। The process that is now onwards, it is just the same that we were doing in normal final accounts. One more thing that is finally left out is that there are possibilities, है ना। हम जब भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो स्क्रैप होने का चांसेस होता है, पॉसिबल है ना, हम कभी भी कोई Yes. तो देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ स्क्रैप और देयर आर पॉसिबल बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज अ बाय प्रोडक्ट? which is not manufactured but it gets manufactured automatically, जिसको हम मैन्युफैक्चर करते नहीं है पर वो अपने आप बन जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है ना, तो इसमें से कई सारी चीजें निकलती हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ऐसे अलग अलग चीजें बनती हैं। बट इसमें लास्ट में जो चीज बच जाता है वो क्या बचता है? व्हाट रिमेन्स एट द एंड? एनी आइडिया? जो हम रोड बनाने के काम में यूज करते हैं ना, बिटुमेन, Coal tar. कोल टार भी बोल सकते हैं या बिटुमेन ऐसा भी बोल सकते हैं, डामर गुजराती में जिसको बोलते हैं, है ना। क्या हम वो बनाते हैं? नो। कि वो बन जाता है, No. इट गेट्स मैन्युफैक्चर्ड। Punjab.
इधर ऑटोमेटिकली। एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे हम लोग डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे बटर मिल्क इज अ बाय प्रोडक्ट, ओके। एंड वी सी कि जो मिल्क का कॉस्ट होता है या चीज का कॉस्ट होता है या बटर का कॉस्ट होता है, उसकी कंपैरिजन में बटर मिल्क है ना, द कॉस्ट इज और द वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर, है ना। तो कितना टन्स ऑफ ऑयल हम लोग प्रोसेस करते हैं ना, तब जाके थोड़ा कुछ बिटुमेन बनता है, ओके। सो इट इज हैविंग नो टू इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, या तो बिल्कुल वैल्यू नहीं होगा या तो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। देखो आप अगर पूरा ट्रक बिटुमेन का खरीदते हो तो उसका वैल्यू सिग्निफिकेंट है, और पूरा ट्रक बिटुमेन का बनाने के लिए कितना टन्स आपको ऑयल प्रोसेस करना पड़ेगा, तो कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ ऑयल उसकी प्राइस बहुत कम है। अब उसको इंडिविजुअली देखोगे कि सर बिटुमेन तो बहुत महंगा मिलता है, उसको इंडिविजुअली नहीं देखना है, क्या देखना है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कंपैरिजन में उसका कॉस्ट एकदम इनसिग्निफिकेंट होगा, इट इज कंसीडर्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ओके। और इसको हम कभी भी फर्दर प्रोसेस नहीं करते, या तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, या अगर उसको वो सेल कर पाते हैं देन वी विल सेल इट, ओके। ऐसा ही स्टील इंडस्ट्री में स्क्रैप जनरेट होता है, होगा ना, स्टील इंडस्ट्री में स्क्रैप जनरेट होगा, तो अगर वो किसी और तरह से यूज नहीं हो सकता, इट विल बी सोल्ड ऑफ एज सच, और आपने जो स्टील बनाया है उसकी कंपैरिजन में इसका जो वैल्यू होगा वो एकदम इनसिग्निफिकेंट होगा। बट एनीवे समझो कि हमें 10,000 रुपए मिले स्क्रैप सेल करके, इट कैन बी आइदर ट्रीटेड एज अदर इनकम और it can be reduced from the cost of production. Two possibilities are there. It can either be considered as other income. Other income बोलेंगे तो वैसे भी इनकम बढ़ने वाला है, और अगर मैं ऐसा बोलूं it will go to reduce the cost of production, अगर मैं cost of production कम करता हूं तो भी मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका अल्टीमेट इफेक्ट सेम है, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप ये जो स्क्रैप है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कम करने में लगाओ, rather than treating it as other income। ये ट्रीटमेंट से ज्यादा ये ट्रीटमेंट सही है, ओके। तो अगर हमें एग्जांपल में ऐसा दिया हुआ है that there was a scrap sale of so and so amount, so what happens, my cost will reduce or increase? रिड्यूस। मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये जो क्लोजिंग WAP लिखा है ना उसके बाद लिखना पड़ेगा स्क्रैप सेल्स और स्क्रैप रियलाइज्ड। अगर वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, सो व्हाट हैपेंस दैट माय कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वुड बी लोअर बाय दैट मच अमाउंट। अगर ये 10 लाख आने वाला था नॉर्मली, तो अभी 10 लाख नहीं आएगा, 9,90,000 आएगा। तो मुझे स्क्रैप सेल करके कितना मिल रहा है, 10,000। इफ माय कॉस्ट रिड्यूसेस, यहाँ पे ये कम होगा तो अल्टीमेटली COGS पे इम्पैक्ट आएगा, COGS पे इम्पैक्ट आएगा तो प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट आएगा, ओके। तो अब जितने भी ओवरहेड्स बचे, व्हाटएवर ओवरहेड्स रिमेन नाउ, ओके, कौन सा ओवरहेड बचेगा, administration overheads and selling and distribution overhead that would form part of P&L। किसका पार्ट बनेगा वो, P&L, ठीक है। Here the concept of manufacturing account gets over। Please join us।